हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी, जो आपका एग्जाम 10 फरवरी को होने वाला है। तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। तो याद रखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हमारा 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, प्रवास के 2 प्रमुख कारक बताइए, या प्रवास के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोलिएगा ना, जब प्रवास के 2 प्रमुख प्रकार ये है, आप इस तरह का 1 नंबर और 2 नंबर इस तरह से लिखिएगा। जब पहला लिखिएगा आंतरिक प्रवास, जो देश के भीतर होगा, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जो देश के बीच होगा। मैंने कहने प्रवास का मतलब एक जगह से हम दूसरे जगह जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रवास कहलाएगा। अगर लॉन्ग में पूछ दे क्वेश्चन तो आपको क्या लिखना है, जब प्रवास जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार का तो होता है, जो भौगोलिक सीमा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पहला लिखिएगा आंतरिक प्रवास, यह एक ही देश के सीमाओं के भीतर लोगों को आवाजाही को संदर्भित करता है। जैसे कि माना एक राज्य से दूसरे राज्य या एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो हमारा आंतरिक प्रवास कहलाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है, इसमें लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास बोलते हैं। ठीक है, आपको लॉन्ग में आएगा तो थोड़ा लॉन्ग लिखिएगा, शॉर्ट में आएगा तो शॉर्ट लिखिएगा। नेक्स्ट सवाल, संचार का कोई 2 स्रोत बताइए। अगर छोटा में आपका आंसर आएगा तो आपको यहाँ से यहाँ लिखना है। संचार का 2 मुख्य स्रोत है। सबसे पहले व्यक्तिगत संचार, जैसे फ़ोन कॉल, पत्र, और एक होता है जन संचार, जैसे हमारा रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर लॉन्ग में थोड़ा लिखना है तो संचार का कई स्रोत उपलब्ध है, जैसे आपको विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया। संचार, व्यक्तिगत संचार, यह 2 व्यक्तियों या छोटे समूहों के बीच सीधा संवाद है, जिसे आपका पत्र, टेलीफोन, ईमेल शामिल। जनसंचार क्या है, यह बड़े पैमाने पर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, बहुत बड़ा पैमाने पर पहुंचाना है, तो इसमें रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट इसमें आपको शामिल हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नवीकरणीय संसाधन का 2 उदाहरण बताइए। तो नवीकरणीय संसाधन का 2 उदाहरण, सबसे पहले बोलिएगा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जिसका प्रयोग हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जो कभी भी हमारा समाप्त नहीं होगा। ठीक है, नवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा समय के साथ तुरंत नवीकृत हो जाएगा, जैसे सूर्य का ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, बार बार हम लोग पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। अन्य उदाहरण जैसे जल विद्युत और बायोगैस शामिल है। अब देखिए, बोल रहा है कोई भी 2 नकदी फसलों के नाम बताइए। तो 2 नकदी फसल क्या लिखिए, गन्ना और कपास। चलिए, नकदी फसलें वे फसलें होते हैं जो मुख्य रूप से बाजार में बेचने और लाभ कमाने का उद्देश्य किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बेचने और लाभ कमाने का उद्देश्य किया जाता है, ना कि किसान अपने उपभोग के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नकदी फसल को उदाहरण बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल, वर्षा जल संग्रहण की कोई एक विधि बताइए। तो वर्षा जल संग्रहण की एक विधि है, इसे छत पर वर्षा जल संग्रहण, छत पर जो है वर्षा जमा करके, पानी जमा करके होता है। इस विधि से इमारतों की छतों पर गिरने वाले वर्षा जल को पाइप के माध्यम से ज़मीन के नीचे क्या करता है, बने टैंक या जलाशयों में क्या एकत्र किया जाता है। इसका उपयोग बाद में विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जमा करके रख लेंगे, बाद में अलग अलग उद्देश्य के लिए हम लोग करेंगे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या बोला, परिवहन के किन्हीं 3 महत्व को बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी सवाल हम आपको करा रहे हैं सभी सवाल प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा जाके। परिवहन के 3 महत्व क्या है, पहला आपका वस्तुओं और लोगों को आवाजाही का सुगम बनाना। आप जो इस तरीका से लिखा, लेकिन आप क्या लिखेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इस तरह से लिखेगा। ठीक है, परिवहन का पहला क्या बोल रहा है, वस्तुओं या सेवाओं, वस्तु या लोगों को आवाजाही एक जगह से दूसरी जगह सुगम बनाता, आसान बनाता। दूसरा क्या लिखिएगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। और तीसरा पॉइंट क्या लिखिएगा, राष्ट्र एकता को मजबूत करना। ये आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल अगर हम लोग देखते हैं, अगर देखिए इसी में देखिए, परिवहन किसी भी देश की जीवन रेखा होता है, या कच्चे माल को उद्योगों तक, क्या बोल रहा है, यह कच्चे माल को उद्योगों तक और तैयार उत्पादों को बाज़ारों तक पहुंचाने का काम करता है। यह रोजगार का अवसर भी देता है और व्यापार को भी बढ़ावा देता है। उसके बाद यहाँ लिखना है आपको, यह लोगों को जोड़ता है और विभिन्न क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। देखिए, इतना लंबा आपको तभी लिखना है जब आपको थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, आपको 4 नंबर 5 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछे तब लिखना है। अगर शॉर्ट पूछे तो आपको शॉर्ट लिखना है। लघु उद्योग की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए। तो लघु उद्योग के 3 विशेषता, पहला आपका कम पूंजी निवेश, घर में करिएगा, छोटा मोटा पूंजी निवेश में हो जाएगा। दूसरा, स्थानीय संसाधनों का उपयोग, जो घर में ही जो भी संसाधन उसी से काम हो जाएगा। उसका रोजगार सृजन, 3 को लिख दीजिएगा। डिटेल लिखना चाहते हैं, देखिए, लघु उद्योग की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें बड़े उद्योगों की तुलना में कम मशीन और कम पूंजी की जरूरत होती है। ये स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं, इससे कच्चे माल और श्रम की उपयोग होता है। ये बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, इससे बेरोजगारी भी क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के विकास के किन्हीं 3 कारकों को बताइए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के विकास के 3 कारण है। पहला अनुकूल जलवायु, दूसरा उच्च सुक्रोज
सामग्री वाला गन्ना और तीसरा लंबी पेराई अवधि। यहाँ देखिए बोल रहा है दक्षिण भारत में राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में चीनी उद्योग तेजी से विकसित हुआ, क्योंकि यहाँ की उष्णकटिबंधीय जलवायु गन्ने की खेती के लिए आदर्श माना जाता था। यहाँ उगाने जाने वाले गन्ने में चीनी की मात्रा, सुक्रोज बहुत ज़्यादा होता था। सुक्रोज मतलब चीनी की मात्रा। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पेराई का मौसम उत्तर भारत की तुलना में लंबा होता था, जिससे मिलें अधिक समय तक चल पाता था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत में प्रवास के किन्हीं 3 प्रमुख परिणाम बताइए। भैया भारत में जो प्रवास है उसका कौन कौन सा 3 वो परिणाम है, लिखिए। तो भारत में प्रवास के 3 परिणाम है। पहला परिणाम लिखिए जनसंख्या का पुनर्वितरण, एक जगह जनसंख्या दूसरी जगह बढ़ जा रहा है। दूसरा आर्थिक प्रभाव, जैसे प्रेषण, पैसा भेजना। तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। अगर 2 नंबर 3 नंबर पूछ रहा है आपको इतना ही लिखना है। अगर थोड़ा लॉन्ग में पूछ रहा है यही चीज़ तो आपको थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है। प्रवास के देश पर बहुआयामी प्रभाव पड़ते हैं। पहले जनसंख्यायिकी प्रभाव, प्रवास से भेजने वाले क्षेत्रों में जनसंख्या क्या होता है, जहाँ से प्रवास कर रहा है वहाँ जनसंख्या कम हो जाएगा, जो प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में शहरों में जनसंख्या बढ़ जाएगा। जहाँ से जाएगा वहाँ घटेगा, जहाँ जाएगा वहाँ पर बढ़ जाएगा। अब देखिए आर्थिक प्रभाव, प्रवासी अपने मूल स्थानों पर पैसा भेज रहे हैं प्रेषण के माध्यम से, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा देता है। सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के मिलने से सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, लेकिन इससे कभी भी सामाजिक तनाव भी पैदा हो सकता है। नेक्स्ट सवाल, भारत में जल संसाधन की कमी के लिए किन्हीं 3 उत्तरदायी कारकों को लिखे। तो लिखेंगे भारत में जल संसाधन की कमी के लिए 3 उत्तरदायी कारक है। पहला सबसे देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में ही देखिए, जल संसाधन की कमी, जल संसाधन कमी किस किस कारण से हुआ था। सबसे पहले बढ़ती जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण प्रॉब्लम हो रहा है। और जल का कुप्रबंधन, सही से मैनेजमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण हो रहा है। आगे लॉन्ग लिखना है थोड़ा सा। देखिए भारत में पानी की कमी की गंभीर समस्या, बढ़ती आबादी का मतलब पीने, खाने, पकाने और अन्य ज़रूरतों के लिए पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगा। उद्योगों और शहरों के विकास, जैसे विस्तार होगा तो पानी की खपत बढ़ेगी, तो जल प्रदूषण भी फैलेगा। आगे देखिए तीसरा, सिंचाई और घरेलू उपयोग में पानी की बर्बादी भी होता है, और वर्षा जल संचयन की कमी ने समस्या को और भी बढ़ा दिया है। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है। तो लिखेंगे सबसे पहले आपको 3 प्रमुख समस्याओं को वर्णन यहाँ पर किया गया। देखिए भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं शामिल है। पहला, सिंचाई सुविधाओं का अभाव। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, सिंचाई। भारतीय कृषि मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, जिससे सिंचाई की अपर्याप्त और अनियमित उपलब्धता एक बहुत बड़ा समस्या बन गया। दूसरा लिखिएगा, छोटे और खंडित खेत। भूमि जोत का आकार क्या होता है, छोटा और बिखरा हुआ होता है। आधुनिक कृषि तकनीकों और मशीनीकरण अपनाने में बाधा डालता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, तकनीकी पिछड़ापन। अधिकांश जो किसान हैं अभी भी पुरानी और पारंपरिक खेती के तरीकों का उपयोग करते हैं, जिससे उत्पादन क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। ये सब आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब आगे देखिए, अगर इसको शॉर्ट में लिखना है तो लिखेंगे भारतीय कृषि के 3 प्रमुख समस्या। जैसे आप उतना लंबा याद नहीं कर पाइएगा तो आपको छोटा में लिखना है, तो लिखिएगा सिंचाई सुविधाओं का अभाव, पॉइंट बाय पॉइंट लिख दीजिएगा, छोटे और खंडित क्षेत्र और तकनीकी पिछड़ापन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल, इंटरनेट के फ़ायदे बताइए। तो आपको पता है बहुत सारा आसान सवाल है, इंटरनेट के किन्हीं 3 फायदे को बताइए। तो सबसे पहले सूचना का त्वरित पहुंचना, तुरंत सूचना पहुंचा देंगे। इंटरनेट ज्ञान और जानकारी का एक विशाल भंडार आप जान रहे हैं, जिससे किसी भी विषय पर जानकारी आसानी से तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा लिखिए संचार में आसानी, यह दुनिया भर में लोगों को जोड़ने में ईमेल, सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स जिससे तेज सुविधाजनक तरीके प्रदान करता है। तीसरा शिक्षा और मनोरंजन, इंटरनेट ऑनलाइन लर्निंग, जैसे हम लोग आज भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं आप, तो इंटरनेट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, शैक्षणिक संस्था, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन विकल्प जैसे फिल्म, संगीत, खेल तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, अब देखिए अगर शॉर्ट में आपको लिखना है तो वही 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। अगर इतना लंबा याद नहीं कर पाइएगा तो सूचना तक त्वरित पहुंचना पहला पॉइंट, दूसरा संचार में आसानी और शिक्षा और मनोरंजन के अवसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर बताइए। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जो लंबे समय से उपयोग का होते हैं और सीमित मात्रा में होते हैं, इसका एक लिमिट होता है। जबकि गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है, जिसमें नवीकरण होता है और प्रचुर मात्रा में हम लोग उपलब्ध होता है, कभी भी समाप्त नहीं होगा। आगे देखिए क्या लिखना है, परंपरागत स्रोत में से हमारा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हो जाएगा, जो एक बार खत्म हो जाएगा तो बहुत लंबे समय लग जाएगा बनने में, जिसको जलने से प्रदूषण भी होता है। गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, भारतीय ऊर्जा शामिल है। इससे पर्यावरण को अनुकूल है, पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। भारत में जनसंख्या के स्थानिक वितरण की विवेचना करिए। भारत में जनसंख्या देखिए कहीं ज़्यादा और कहीं कम है, तो इसका कारण क्या है। तो बोलो भारत में जनसंख्या के स्थानिक वितरण अत्यधिक असमान है। यह वितरण मुख्य रूप से भौगोलिक कारकों, जैसे हमारा भौगोलिक कारक मेन आपको मैटर करता है। सबसे पहले
उपजाऊ मैदानों की उपलब्धता, जहाँ पर उपजाऊ मैदान होगा वहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या लोग ज़्यादा रहेगा। दूसरा, अनुकूल जलवायु, जहाँ पर जलवायु अच्छा रहेगा वहाँ पर क्या होगा, लोग ज़्यादा बसेगा। और जल स्रोतों का निकटता, जहाँ जल आसानी से मिल जाएगा वहाँ लोग क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। जिससे उत्तरी मैदान में उच्च घनत्व, ज़्यादा लोग रहेगा। पहाड़ी और शुष्क क्षेत्रों में कम लोग रहेगा, मतलब कम घनत्व पाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला उत्तरदायी कारक कौन कौन सा है? तो बोलेंगे सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कच्चे माल के उपलब्ध भी होते हैं, बाजार होता है, परिवहन होता है, श्रम होता है। देखिए, ये उद्योग अक्सर कपास उत्पादक क्षेत्रों जैसे महाराष्ट्र और गुजरात के पास स्थित होते हैं, क्योंकि कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जो परिवहन के दौरान वजन नहीं खोता है। नेक्स्ट सवाल, भारत में आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका की मुख्य विशेषता बताइए। तो बोलेंगे भारत में आर्थिक विकास में सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्य विशेषता क्या क्या लिखिएगा? तो लिखना है, ये कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद करती है, वे उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करती है, वे रोजगार के अवसर पैदा करती हैं, वे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देती है। तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है। इस वीडियो में आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर सभी का सभी करवा दिए हैं। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में दूसरा में। थैंक यू सो मच।